नमस्कार दोस्तों, ये वीडियो एडिटोरियल कंपाइलेशन फॉर मेंस का पार्ट है। आप प्लेलिस्ट में जाके एडिटोरियल की वीडियोस पेपर वाइज और टॉपिक वाइज देख सकते हो। और अगर आप दिसंबर 2019 के बाद की वीडियोस को देखना चाहते हो तो वीडियो के नीचे मौजूद ज्वाइन बटन की सहायता से आप मेंबरशिप को ज्वाइन कर सकते हो। चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। आप जीएस पेपर 2 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। सॉरी, क्या कंटेस्ट है? कंटेस्ट ये है, केरल की सरकार सुप्रीम कोर्ट में गई है सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019 के अगेंस्ट। केरल देश का पहला ऐसा राज्य बना है जो सुप्रीम कोर्ट में गया है इस एक्ट के अगेंस्ट। देखो, केरल ने इस एक्ट के अगेंस्ट सुप्रीम कोर्ट में केस फाइल किया है आर्टिकल 131 के अंडर। इससे पहले छत्तीसगढ़ ने भी सुप्रीम कोर्ट में आर्टिकल 131 के अंतर्गत केस फाइल किया था सुप्रीम कोर्ट में, और ये कहा था नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी जो एक्ट है ये स्टेट गवर्नमेंट्स की पावर ले रहा है लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने की। तो पहले देखो, हम बेसिक्स की बात करते हैं कि संविधान का आर्टिकल 131 आखिरकार है क्या। देखो, संविधान का आर्टिकल 131 सुप्रीम कोर्ट को ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शन प्रोवाइड करता है अगर कोई डिस्प्यूट होता है सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के बीच, या फिर स्टेट्स का आपस में कोई भी डिस्प्यूट होता है तो कोई भी पार्टी सीधा सुप्रीम कोर्ट में जा सकती है उस डिस्प्यूट को लेके। ये मतलब होता है ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शन का। इसके अलावा देखो, सुप्रीम कोर्ट के पास एडवाइजरी ज्यूरिडिक्शन भी होती है और एपीलेट ज्यूरिडिक्शन भी होती है। एपीलेट ज्यूरिडिक्शन में क्या होता है, लोअर कोर्ट से मामला जाता है सुप्रीम कोर्ट में, मतलब हाई कोर्ट ने कोई वर्डिक्ट दिया और हाई कोर्ट के वर्डिक्ट के खिलाफ अपील फाइल की जाती है सुप्रीम कोर्ट में, तो ये सुप्रीम कोर्ट की एपीलेट ज्यूरिडिक्शन है। लोअर कोर्ट्स के वर्डिक्ट के अगेंस्ट अपील फाइल की जा रही है सुप्रीम कोर्ट में। और एक एडवाइजरी ज्यूरिडिक्शन भी होती है। एडवाइजरी ज्यूरिडिक्शन में प्रेसिडेंट जो है किसी इश्यू पर सुप्रीम कोर्ट से ओपिनियन मांग सकते हैं। खैर, हमारा फोकस है इस आर्टिकल में संविधान का आर्टिकल 131। देखो, कोई भी सूट आर्टिकल 131 के अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट में तब फाइल किया जा सकता है अगर जो भी डिस्प्यूट पैदा हुआ है एक स्टेट और दूसरे स्टेट के बीच या फिर स्टेट और सेंटर के बीच, उस डिस्प्यूट में लॉ का कोई क्वेश्चन इन्वॉल्व हो और स्टेट या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट का लीगल राइट वायलेट होता हो, तब कोई भी पार्टी सुप्रीम कोर्ट में जा सकती है। 1978 का जजमेंट है, केस था स्टेट ऑफ कर्नाटक वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। इस केस में जस्टिस पी.एन. भगवती ने कहा था सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 131 के अंडर सूट एक्सेप्ट करें। इसके लिए देखो, स्टेट्स को यह शो करने की आवश्यकता नहीं है कि उनका कोई लीगल राइट वायलेट हुआ है, बस उन्हें यह बताना जरूरी है कि कोई लीगल क्वेश्चन इन्वॉल्व है इस डिस्प्यूट में, तो स्टेट का जो सूट है उसे एक्सेप्ट कर लिया जाएगा सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। समझ गए? मतलब इस जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था स्टेट्स को कोई जरूरी नहीं ये बताना जरूरी है कि उनका कोई लीगल राइट वायलेट हो रहा हो, बस वो इतना बताएं कि डिस्प्यूट में कोई इंपॉर्टेंट लीगल क्वेश्चन जो है वो इन्वॉल्व है। और देखो, आर्टिकल 131 का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता पॉलिटिकल डिफरेंसेस को सेटल करने के लिए विभिन्न पॉलिटिकल पार्टीज के द्वारा। ऐसा नहीं कि सेंटर में अलग पॉलिटिकल पार्टी है, स्टेट में अलग पॉलिटिकल पार्टी है और पॉलिटिकल डिफरेंसेस को सेटल डाउन करने के लिए सुप्रीम कोर्ट में केस फाइल कर दिया जाए, नहीं। इसके अलावा देखो, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019 के अगेंस्ट कुछ पिटीशंस सुप्रीम कोर्ट में फाइल की गई हैं आर्टिकल 32 के अंतर्गत। आर्टिकल 32 ये प्रोविजन करता है कि अगर किसी सिटीजन का फंडामेंटल राइट का हनन होता है तो वो सीधा हाई कोर्ट में या फिर सुप्रीम कोर्ट में जा सकता है। तो कुछ जो पिटीशंस फाइल की गई हैं उनमें कहा गया है राइट टू इक्वालिटी का वायलेशन हो रहा है सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019 की वजह से, इसलिए आर्टिकल 32 के प्रोविजन का इस्तेमाल करते हुए कुछ पिटीशंस सुप्रीम कोर्ट में सीधी फाइल की गई हैं सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019 के अगेंस्ट। दोनों प्रकार की पिटीशंस में, चाहे वो आर्टिकल 32 से संबंधित पिटीशन हो या फिर आर्टिकल 131 से संबंधित पिटीशन हो, दोनों पिटीशंस का मकसद एक ही है, ये साबित करना कि सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019 अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, संविधान के प्रोविजंस के अगेंस्ट है। अब देखो, क्वेश्चन ये उठता है, क्या सुप्रीम कोर्ट किसी कानून को अनकॉन्स्टिट्यूशनल करार दे सकती है आर्टिकल 131 के अंतर्गत या फिर नहीं?
देखो 2012 का एक डिस्प्यूट है बिहार और झारखंड के बीच। आपको पता है पहले झारखंड बिहार का पार्ट हुआ करता था, लेकिन 2000 में एक अलग राज्य बना, बिहार से अलग हो गए झारखंड। और जो सूट फाइल किया गया है सुप्रीम कोर्ट में वो ये है, देखो पहले झारखंड के कुछ स्टेट एम्प्लॉइज पहले बिहार सरकार के अंतर्गत काम किया करते थे। 2000 से पहले जब झारखंड बिहार का पार्ट हुआ करता था तो बिहार उन एम्प्लॉइज की पेंशन में कंट्रीब्यूट करे। झारखंड सरकार का कहना है सारी की सारी पेंशन हम क्यों दें, क्योंकि 2000 से पहले उन एम्प्लॉइज ने बिहार में काम किया था, तो बिहार की सरकार भी उन एम्प्लॉइज की पेंशन में कंट्रीब्यूट करे। तो ये डिस्प्यूट अभी पेंडिंग है सुप्रीम कोर्ट में, और ये डिस्प्यूट फाइल किया गया है आर्टिकल 131 के अंतर्गत। देखो 2011 से पहले सुप्रीम कोर्ट की पुरानी जो जजमेंट्स थी उनका यह कहना था कि आर्टिकल 131 का यूज करके सुप्रीम कोर्ट किसी कानून की कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी को चेक कर सकता है। मतलब ये चेक कर सकता है कोई कानून संविधान के प्रोविजंस के अगेंस्ट है या फिर नहीं है, और अगर सुप्रीम कोर्ट को लगता है कोई कानून संविधान के प्रोविजंस के अगेंस्ट है तो सुप्रीम कोर्ट उस कानून को स्ट्राइक डाउन भी कर सकती है आर्टिकल 131 के अकॉर्डिंग। लेकिन देखो 2011 में सुप्रीम कोर्ट की एक जजमेंट आई थी स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया केस में, और इस जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने उलट कहा, और सुप्रीम कोर्ट ने कहा आर्टिकल 131 का इस्तेमाल करके किसी कानून की कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी को चेक नहीं किया जा सकता। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये उठता है, क्या आर्टिकल 131 के अंदर सेंट्रल गवर्नमेंट भी स्टेट्स को कोर्ट में घसीट सकता है? देखो इसका आंसर ये है, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास संविधान में पावर्स हैं कि वो स्टेट गवर्नमेंट को डायरेक्शंस दे सकती है पार्लियामेंट के द्वारा पास किए गए कानून को इंप्लीमेंट करने के लिए। और अगर स्टेट्स सेंट्रल गवर्नमेंट की डायरेक्शंस को नहीं मानते हैं तो सेंट्रल गवर्नमेंट सुप्रीम कोर्ट में जा सकती है और बोल सकती है देखो संविधान के प्रोविजंस का उल्लंघन हो रहा है, पार्लियामेंट से लॉ पास हुआ है, बट स्टेट गवर्नमेंट हमारी डायरेक्शन के बावजूद उस कानून को इंप्लीमेंट नहीं करवा रही हैं। तो सुप्रीम कोर्ट इस केस में आदेश देगी स्टेट्स को कि भैया पार्लियामेंट से कानून पास हुआ है और संविधान बोलता है कि पार्लियामेंट से पास हुए कानून को आप इंप्लीमेंट करो। तो स्टेट फिर भी सुप्रीम कोर्ट के आदेश को नहीं मानते हैं तो मतलब कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट होगा, और इस केस में सुप्रीम कोर्ट उस स्टेट के चीफ सेक्रेटरीज को आदेश दे सकते हैं कि आप काम कीजिए नहीं तो आपके ऊपर कार्रवाई होगी। तो इस प्रकार से चीजें मूव कर सकती हैं। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूं, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट को मानने से अगर केरल इंकार कर देता है तो सेंट्रल गवर्नमेंट जा सकती है सुप्रीम कोर्ट में कि देखो ये सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट पार्लियामेंट से पास हुआ है और हमने डायरेक्शंस दी हैं केरल सरकार को, लेकिन वो इसे इंप्लीमेंट नहीं करवा रही हैं। तो सुप्रीम कोर्ट आदेश दे सकती है केरल सरकार को कि आप ऐसा नहीं कर सकते, आपको ये कानून इंप्लीमेंट करवाना ही होगा, अदरवाइज ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। तो अगर केरल के द्वारा फिर भी ऐसा नहीं करवाया जा सकता है तो फिर चीफ सेक्रेटरीज और दूसरे जो ऑफिसर्स हैं उनके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कार्रवाई की जा सकती है कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के केस में। अब लास्ट में ये क्वेश्चन उठता है, क्या ये कोई नया इश्यू है किसी कानून को लेके सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के बीच विवाद उत्पन्न होना? इसका आंसर देखो ये है, ये कोई नई बात नहीं है। हमारे देश में फेडरलिज्म है और अक्सर ऐसा होता रहता है किसी कानून को लेके सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के बीच डिफरेंसेस होना। बट चूंकि अब सेंटर में ऐसी पॉलिटिकल पार्टी सत्ता में है जिसके पास मेजोरिटी है अपने दम पर, तो ऐसी सिचुएशन में टकराव जो है वो पहले के अपेक्षाकृत ज्यादा हो जाता है, और वही अभी फिलहाल देखने को मिल रहा है। एग्जाम्पल दिए गए हैं और भी काफी सारे इश्यूज पर सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट्स के बीच डिफरेंसेस हैं, जैसे 15th फाइनेंस कमीशन, जीएसटी, लिंग्विस्टिक डिवाइड ऑन नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, लैंड एक्विजिशन, प्रपोज्ड ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विसेज। ये सारे ऐसे इश्यूज हैं जिनकी वजह से टकराव पैदा हुआ स्टेट गवर्नमेंट्स और सेंट्रल गवर्नमेंट के बीच। इस डिस्कशन में फिलहाल इतना ही है। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।